देखिए, तो हमारा जो आज का चैप्टर है जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे, जो क्लास 10th के जो गोधली बुक है, गोधली बुक का ये चैप्टर 3 है। तो ये जो गोधली बुक है इसका चैप्टर 3 है, जिसमें कहानी का नाम है भारत से हम क्या सीखे, और इसके लेखक है मैक्स मुलर। तो देखिए, भारत से हम क्या सीखे, ये हमारे चैप्टर का नाम है व्हाट इंडिया कैन टीच अस, हम भारत हमें क्या सिखाता है। इसके लेखक मैक्स मुलर है, जो क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 है बिहार बोर्ड के लिए, जो इस गोधली बुक का पार्ट है। तो गोधली बुक में, और इसके लेखक है, ये देख लिए मैक्स मुलर जी है। और ये जब भाषण दे रहे थे उस चीज का पार्ट है। तो ये अपने इलाका में खड़ा होकर के उस समय दे रहे थे भाषण, उस समय का है, जो एक जर्मन कवि है, जो एक लेखक है। तो चलिए इनके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। तो ये लेखक का नाम क्या है, लेखक परिचय में देखिए, जो लेखक का नाम है फ्रेडरिक मैक्स मुलर। तो इन व्यक्ति का नाम क्या है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर। तो भारत से हम क्या सीखे जो चैप्टर है, इसके लेखक कौन है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर। तो यह ध्यान रखिए, इनका जन्म कब हुआ था, यानी कि फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म पूछता है, या शॉर्ट में पूछता है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो 6 दिसंबर 1823 में, 1823 ईस्वी को, यानी कि 6 दिसंबर ठंडा वाला दिन होता है। तो याद रखिएगा इनका जन्म कब हुआ था, तो ठंडा वाला दिन 6 दिसंबर को 1823 में। और जगह का यानी कि अपने देश के ये नहीं है, ये अलग देश के है। और भारत के बारे में इतना वर्णन, इतना बड़ाई किए हैं कि हम लोग के भारत के बारे में, कि भारत से क्या है, तो एक जर्मनी है, तो एक जर्मन है। कहाँ जन्म हुआ था, जगह के नाम, तो जर्मनी के डेसाउ नगर में। तो बार बार पूछा जाता है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1823 के। अब पूछा जाए इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जनवरी देश, जर्मनी देश में, ध्यान रखिएगा। अब बार बार पूछा जाए, कभी इस तरह के क्वेश्चन घुमा देता है कि मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी के किस नगर में हुआ था, तो डेसाउ नगर में। डेसाउ को ध्यान देख लीजिएगा, ऐसे ही डेसाउ लिखा रहना चाहिए ताकि क्लियर हो, नहीं तो इधर उधर लिख देता है तो फिर ध्यान नहीं आता है कि क्या है डेसाउ वाला। ये हो गया, तो इनका जन्म इस तरह से। और लेखक परिचय में भी देखेंगे ध्यान से, ये लोग इनका मृत्यु देख लीजिए, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। पिता का नाम विलेम मुलर था, माता का नाम एडेहेल्ड मुलर था। तो चलिए इनके बारे में फुल डिटेल में। मैक्स मुलर जब 4 वर्ष के हुए तो उनके पिता की मृत्यु, यानी कि ये अपने माता पिता को बचपन में ही खो दिए। इनका पिता का मृत्यु हुई। अब पिता के निधन के बाद आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई, मतलब कि घर की स्थिति, जो पैसा का आमदनी इनकम सोर्स होता है, जो खत्म हो जाने के बाद दयनीय स्थिति हो जाती है। फिर भी मैक्स मुलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई, यानी कि पिताजी के मरने के बाद भी पढ़ाई में कमी नहीं जाके बहुत और जी तोड़ पड़े, और बाधित नहीं। बचपन में संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए, यानी कि ये जर्मन में थे, जर्मनी थे, तो जर्मन भाषा तो वहां पढ़ते थे। उसके अलावा ग्रीक और लैटिन भाषा में बहुत अच्छे पढ़े, और लैटिन में भी कई कविताएं लिखे हैं। और जब 18 वर्ष की उम्र हुआ तो लिपजिंग विश्वविद्यालय में जाकर के संस्कृत का अध्ययन किए। फिर ये भी बहुत बार पूछता है कि वो जो संस्कृत का अध्ययन, क्योंकि देखिए संस्कृत हमारे भारत का है, लेकिन और देश का व्यक्ति और कोई संस्कृत पढ़ता है तो कितना। मैं और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बहुत बोला कि इनको संस्कृत बहुत अच्छा आता था। इसलिए बार बार ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्ट में पूछा जाता है कि मैक्स मुलर ने संस्कृत का अध्ययन किस विश्वविद्यालय से किया था, तो लिपजिंग विश्वविद्यालय। याद रखिएगा इनका यूनिवर्सिटी स्कूल का नाम क्या था, लिपजिंग विश्वविद्यालय से संस्कृत की पढ़ाई। उम्र भी पूछा जाता है, कितना की उम्र था, 18 वर्ष की उम्र में ये पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी संस्कृत की। तो यानी कई भाषाओं का इनके पास ज्ञान था और इनके बारे में। और चलिए, तो इनका जन्म ध्यान दीजिए इसका, और उनके साहित्य रचना, यानी कि क्या क्या लिखे उस पे। 1841 में इन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में, हितोपदेश हमारा संस्कृत का किताब है, जो अगर संस्कृत के व्याघ पतित बाघ वाला कथा पढ़ेंगे उसमें भी हितोपदेश का चर्चा है, जो उसी से का पाठ है, तो वो भी है। तो उनको क्या किया, इन्होंने जर्मनी भाषा में अनुवाद किया, यानी कि संस्कृत से जर्मनी में चेंज कर दिए इस तरह से। और इनके किताब लिखे, कठ लिखे है, केन लिखे, आदि उपन्यासों का भी जर्मन भाषा में अनुवाद किया। उसी तरह मेघदूत, देखिए चैप्टर में भी कभी नहीं लिखा रहता है कि मेघदूत के रचनाकार है कौन, लेकिन ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा रहता है कि मेघदूत के रचनाकार कौन है। मेघदूत के रचनाकार है कालिदास। तो यानी कि कालिदास द्वारा जो रचित है मेघदूत, इस महाकाव्य को भी मैक्स मुलर ने जर्मनी में पद में अनुवाद किया और यश का भी काम किया। यानी कि जो कालिदास द्वारा रचित मेघदूत का जो किताब है, जो महाकाव्य है, इसको मैक्स मुलर ने क्या किया, तो उसको भी जर्मनी भाषा में अनुवादित कर दिया। तो ये लाइन से पूछा जाता है। अब चलिए, जो हमारा पाठ का नाम है भारत से हम क्या सीखे, उसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या है।
तो प्रस्तुत पाठ जो भारत से हम क्या सीखे, जब भारतीय सेवा हेतु चयनित अंग्रेज अधिकारियों का आगमन के अवसर पर संबोधित भाषणों की एक श्रृंखला है। तो जब चयनित हो रहा था सिविल सेवा में, तब जर्मनी के जो थे, जो मैक्स मुलर, वो अपना भाषण देते हैं। तो उसी भाषण का एक पार्ट है जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ही खड़ा होकर के ये भाषण दे रहे हैं। तो ये भाषण का समय का ही है कि जब उस समय, तो इसीलिए पूछा जाता है कि यह क्या है, भारत से हम क्या सीखे, क्या है, तो एक भाषण है, क्योंकि मैक्स मुलर वहां पे खड़ा होकर भाषण दे रहे थे। इसी को अनुवादित करके डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी लिख दिए हैं। तो इसको हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो आगे हम लोग को भी पढ़ना है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए क्या है, तो बहुत बार पूछे जाने वाला होता है कि भारत से हम क्या सीखे, ये विधा की कौन सी विधा है, तो एक भाषण है, याद रखिएगा। बस इतने श्रृंखला के प्रथम भाषण का संक्षिप्त एवं संपादित अर्थ है। इसका भाषांतर यानी कि भाषा में अंतरण यानी कि अनुवाद किया है डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। ये लाइन याद रखिएगा, भारत से हम क्या सीखे के अनुवादित करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। इसमें लेखक ने भारतीय सभ्यता की प्राचीनता में विलक्षण नवागंतुक अधिकारियों को बताया है, और वो भाषण देते हुए बताए हैं कि भारत कितना समृद्ध देश है, कितना खुशहाल, कितना बड़ा है, कितना संस्कृति वाला है, कितना प्राचीन है, कितना पुराना है, कितना सुंदर, कितना प्राकृतिक। उस समय विश्व भारत की सभ्यता के बहुत कुछ सीखती है, और क्या क्या यहाँ सिखाती है, ग्रहण करती है। यह एक विलक्षण देश है, ये याद रखिएगा। इसकी सभ्यता और संस्कृति से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इसीलिए इसका नाम देखिए कि भारत से हम क्या सीखे, इसकी सभ्यता यानी जो पुरानी सभ्यता है, संस्कृति है, जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। नई पीढ़ी अपने देश को अपनी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति, ज्ञान प्रधान, प्राकृतिक वैभव आदि का महत्व प्रामाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषण से प्राप्त होता है, और नया नया जो हम लोग को मिलने वाला होता है उसको दिखाया गया है। अब पाठ का सारांश यानी भारत से हम क्या सीखे, उसका पूरा पाठ सारांश आपको देंगे, और उसमें पूरा कहानी डिटेल में जो संबंधी जो महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पर बात हुआ है, जिस पर क्वेश्चन बनता है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, उस पर हम लोग बात करने होते हैं। बहुत बड़ा है, बहुत लंबे पेजों में है, और बहुत भयंकर कहानी रहता है, लेकिन मेन पार्टों को आपको इसमें चर्चा होगा। ये भी एक लंबा ही क्लास चलेगा, और इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव 45 ऑब्जेक्टिव अभी हम करा भी देंगे, तो बने रहिए। प्रस्तुत पाठ भारत से हम क्या सीखे, महान चिंतक एवं साहित्यकार मैक्स मुलर द्वारा रचित है। यानी कि भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है, मैक्स मुलर है, जो महान चिंतक और साहित्यकार है। इसमें लेखक ने भारत की विशेषताओं को प्रकाश डाला है। आगे लेखक का मानना है, भाषण देते हैं तब कहते हैं कि संसार में भारत एक ऐसा देश है जो सर्वविध संपदा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। यही बार बार क्वेश्चन पूछता है कि भारत कैसा देश है, तो प्राकृतिक सौंदर्य यानी कि परिपूर्ण है, पूरा भरा हुआ है प्रकृति से। भूतल पर स्वर्ग की छाटा में यही देखने को मिलती है, यानी कि भारत पर ही स्वर्ग की छाटा देखने को मिलती है। प्लूटो तथा कांट जैसे दार्शनिक ने भी भारत के मौलिक, देखिए प्लूटो और कांट एक दार्शनिक है, फिलोसफर है, ये उन्होंने भी भारत की दार्शनिकों ने भारत के महत्व को बहुत स्वीकार किया हर्ष के साथ, और बहुत वर्णन किया है। तब बार बार पूछा जाता है कि प्लूटो और कांट क्या है, तो एक दार्शनिक है, तो ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा प्लूटो तथा कांट क्या है, तो एक दार्शनिक है, उन्होंने क्या क्या है भारत के बारे में, तब बहुत सारे महत्वों को गिनाया है। तब प्लूटो, इसके ऑब्जेक्टिव ध्यान रखिएगा, ये क्या है, तो मैक्स मुलर रचित है, भाषण है, और इसमें प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बहुत सारे वर्णन किए हैं प्लूटो और कांट ने भी। तो प्लूटो और कांट क्या है, तो एक दार्शनिक है। आगे आइए, यूनानी, रोमन तथा सेमेटिक जाति के यहूदियों की विचारधारा में यही सदा अवगण करते रहने वाले यूरोपियन के विश्वव्यापी एवं संपूर्ण मानवता के विकास का ज्ञान भारतीय साहित्य में ही मिलता है। तो ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव में अगर इस तरह से पूछा जाता है कि यूनान, रोमन, रोमांटिक जातियों का ज्ञान भारतीय साहित्य में ही मिलता है, तो कहां से मिलता है, तो भारतीय साहित्य में ही संपूर्ण ज्ञान को मिलता है। लेखक के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन गांव में ही संभव है, यानी लेखक कहते हैं न कि कोलकाता, मुंबई जैसे शहरों में। जब भाषण दे रहे थे तो कहते हैं कि भारत कोई घूमने आता है सब विदेशी लोग, तो सिर्फ कोलकाता, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में घूमने से भारत के सच्चे दर्शन नहीं होगा। सच्चे भारत के दर्शन गाँव में होता है, यानी ग्रामीणों में। बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, और ऑब्जेक्टिव में जब पूछा जाए सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है, तो ऑप्शन रहेगा गांव में या ग्रामीण इलाकों में, तो वो में लगाना। और अगर सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, पीछे क्वेश्चन है चैप्टर में कि सच्चे लेखक के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है और क्यों भी पूछा जाता है सब्जेक्टिव में, तो लिखना है कि सच्चे भारत का दर्शन गाँव में होता है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक सुषमा है। गाँव में क्या है? प्राकृतिक सुषमा है, यहाँ खनिज भंडार है, कृषि की महत्ता है, खुली हाल प्राकृतिक सौंदर्य से भरी हुई है, साधन भूमि है, जन्म भूमि, कर्म भूमि है। इतना लाइन लिख करके पूरा गाँव का वर्णन करना होता है। और कोलकाता में क्या है? चमचमाती हुई शहर बड़ी है, उसमें कुछ दिखाई नहीं देती है, तो वो तो माया नगरी है मुंबई। इस तरह से बताना है कि सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है? तो गाँव में। और क्यों? तो इस तरह से लेखक के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन, तो ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव याद रखिएगा। आगे, भारत में अनेक विदेशी सिक्कों का विपुल भंडार है, यानी कि भारत में तो वैसे भी कई विदेशी आए तो उनका सिक्का रहेगा, यहाँ भी कई तरह के चला है। तथा ईरानी, केरियन, थ्रीसियन, पार्थियन, यूनानी, मेडिकियन, शक, रमो, मुस्लिम शासकों के सिक्के यहाँ प्रचुर मात्रा में है। और आप लोग जानते हैं कि भारत में मुस्लिम शासकों का बहुत बड़ा पार्ट रहा है, तो बहुत सारे सिक्के चलाए हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे सोने के सिक्के यानी कि मुद्राएं मिले हुए हैं। दैवत, विज्ञान, कहावतों, कथाओं का महासागर रूप भारत में देखने को मिलता है। और कई कहावतें, कथाएं मिलते हैं, जैसे महासागरों का रूप यहाँ पर ही भारत में ही देखने को मिलता है। सब कहाँ मिलता है? भारत में। शब्द निर्माण में बृहत शब्द भंडार भी भारत के पास चिरकाल के विधेयता है। और शब्द के बारे में भी भारत में ही बहुत सारे शब्द भारत में मिलते हैं। इस भारत की संस्कृति में, भाषाओं में भी बताया। विद्या शास्त्र, धर्मशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र से जुड़े हुए भारत में ये सब कहाँ जुड़ा हुआ है? तो भारत में। भारत के बाडम्बे और संस्कृत के सभी विदेशी स्वीकार करते हैं। और भारत का ही में ही तो संस्कृत का जन्म तो पुराना, तो विदेशी यहीं के। संस्कृत शब्द लैटिन से भी है, संस्कृत का संबंध लैटिन शब्द से भी है, तो यही पूछा जाता है। इस प्रकार संस्कृत, लैटिन, ग्रीक तीनों भाषा एक ही उद्गम स्थल की है। और सब कहा जाता है कि सब भारत का ही पाठ से उद्गम स्थल है संस्कृत का। समझ, हिंदू, ग्रीक आदि जातियों में भी अनेकता के बावजूद एकता के बीच छुपे हुए। और यहाँ बोलते भारत में हिंदू, ग्रीक जातियों के अलावा अनेक बावजूदता के बिना भी इसमें छिपे हुए हैं, एकता का है। भारत विद्या, योग, धर्म, दर्शन का उद्गम स्थल है। भारत में ही बोला गया उनका कि विद्या का, योग का, धर्म दर्शन का उद्गम है। पूरे विश्व में बौद्ध ने अपने विचारों को अलंकित किया है। और बौद्ध धर्म से बहुत सारे देश प्रभावित है, सभी देश। इनका भी जन्म भारत में हुआ है। धर्म दर्शन का ही, धर्म का ही भारत में हुआ है। योग का ही पहले यही, विद्या का भी यही है। इसी प्रकार भारतीय सभ्यता का में भी इसी तरह हड़प्पा सभ्यता को भी काउंट कर लीजिए। संस्कृति ज्ञान का, विज्ञान का, प्राकृतिक सुंदरता का, भाषा का, साहित्य का विशेष अभिरुचि देखने के लिए भारत का भ्रमण आवश्यक है। और भारत में घूमने से इस सब के बारे में पता बहुत अच्छा से चलेगा। इस सब का ज्ञान करने के लिए भारत का भ्रमण आवश्यक है, तो ध्यान देते रहिए इन सब को। आगे है वारेन हेस्टी, जब भारत का गवर्नर जनरल था। भारत में जब अंग्रेजी शासक था वहां पर ही वारेन हेस्टिंग रहा करता था, यानी कि गवर्नर जनरल जब बनाया था तो किसको? वारेन हेस्टिंग के। तब की कहानी कि उसे बनारसी के पास 172 दारिस नामक सोने के सिक्का से भरा एक घड़ा मिला था। यानी कि जब वारेन हेस्टिंग यहाँ का गवर्नर जनरल था, तब पुरातत्व विभागों द्वारा जब खोदाई चल रहा था, तो बनारस के शहर में एक घड़ा मिला था। और वो किससे भरा हुआ था? तो सोने के सिक्के से। कितने सोने के सिक्के? तब 72 दारिस नामक सोना का सिक्का था। तो ये लाइन बार बार सब्जेक्टिव में पूछा, बार किसको मिला था? तो वारेन हेस्टिंग को। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तब वारेन हेस्टिंग। या दूसरे तरीका से पूछा, वारेन हेस्टिंग क्या था? तो भारत का गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग को क्या मिला था? तो 172 दारिस नामक सोने का सिक्का से भरा हुआ घड़ा। या 172 दारिस नामक सोने से भरा हुआ घड़ा किसे मिला था? तब वारेन हेस्टिंग को। या सोने, कितने सोने के सिक्के मिले थे? 172 सोने के सिक्के। कहाँ मिले थे? तब बनारसी मिले थे। इतना सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव यहाँ बहुत भी आई है, तो ध्यान दे लीजिए। यहाँ पर इसे इस तरह से वारेन हेस्टिंग के बारे में बहुत सारे पूछा जाता है, और कोई गवर्नमेंट एग्जाम में भी इस तरह से आएगा। वारेन हेस्टिंग ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी को निदेश मंडल में सेवा में भेज दी। और वारेन हेस्टिंग को मिला था, इस सब का मालिक तो इंग्लैंड में था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, महारानी विक्टोरिया और थी। तो इसको लगा कि अपने मालिक को खुश करने के भेजते कि देखिए यहाँ पर कुछ मिला है, तो सोने के सिक्का। और ये पूरा, इससे प्राचीन इतिहासों के बारे में पता चलेगा। और विदेशी कंपनी को भेज दिया। उन सिक्के को, उसके महत्व को नहीं समझ पाया। और विदेशी लोग और विक्टोरिया में वहां के ईस्ट इंडिया कंपनी लोग इस सिक्कों का महत्व नहीं समझ पाया कि ये पुराने सिक्के हैं, प्राचीन है, इसके इतिहास से हमको पता चलेगा, ये याद रहेगा, इतिहास की गवाही रहेगी, तो समझ ना पाया। और उन्होंने उन मुद्राओं को गला डाला। और क्या क्या सब सिक्कों को गला करके, फिर सोना का सिक्का था, गला करके सोना में एकत्रित कर लिया और मुद्रा को गला लिया, कोई महत्व न
जब वारेन हेस्टिंग इंग्लैंड लौटा तो ये मुद्राएं नष्ट हो चुकी है। जब वहां पर पहुंचा वारेन हेस्टिंग, पता लगाया तो पता चला कि उस सिक्का तब नष्ट हो गया है और वारेन हेस्टिंग को बहुत अफसोस हुआ और यही दुर्घटना की चर्चा होते रहता है। फिर ऑब्जेक्टिव में पूछता है वारेन हेस्टिंग को इस दुर्घटना से बहुत अफसोस हुआ। अब वारेन हेस्टिंग के किस दुर्घटना से अफसोस हुआ था? तो सोने के सिक्के को गला डालने की वजह से। याद रखिएगा कि सोने के सिक्का मुद्राएं गल गए थे तो उससे बहुत अफसोस हुआ या बहुत दुखी हुआ। उसने लगा कि हम समझा ना पाए, ये लोग इतिहासों को समझ नहीं पाए, प्राचीनता को। तो इस तरह से इनके बारे में पूछा जाता है वारेन हेस्टिंग के इनसे संबंधित। आगे आइए, अब खत्म होने वाला है। कंपनी के निदेशक ने इन सिक्कों के ऐतिहासिक महत्व को समझ ही नहीं पाए और न्यास में यह दुर्घटना घट गई और इस तरह से घट। वारेन हेस्टिंग ने इन सिक्कों का महत्व ऐतिहासिकता को समझते हुए थे। कंपनी के निदेशक में नासमझी पर वारेन हेस्टिंग दुखी हुए और इस बात से देखिए कितना महत्व वाला सिक्का था उस सबके। अंत में लेखक अपने हार्दिक उद्वार प्रकट करते हुए कहता है कि भारत की प्रकृति एवं सांस्कृतिक सौंदर्य संपन्नता के जानने के लिए अभी न जाने कितने स्वप्नदर्शी की आवश्यकता है। और इस तरह से यहाँ पर किए गए हैं। और उसके बाद इसमें लाइन वो छूटा हुआ है कि ध्यान दीजिएगा, इतना सब कुछ जानते, इतना बहुत अच्छा गए थे और संस्कृत का जो अध्ययन वहां पर किए थे, जिसके वजह से उनको स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि ये वेदांतियों का वेदांती, इसीलिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। चलिए आगे मिल जाएगा कि वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। किसे कहा था? मैक्स मुलर को। मैक्स मुलर को वेदांतियों के वेदांती किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद। सर जोन्स ने जब सूर्य को अरब सागर में डूबते देखा, ये तब की बात है जब सर जोन्स, उस विलियम सर जोन्स आया हुआ था और भारत देश का भ्रमण कर रहा था। तो अरब सागर यानी कि सूरत गुंजाम में हुआ, वहां पर वो भ्रमण कर रहा था नाव से, तो सूरज को डूबते हुए देखा। पीछे इंग्लैंड की मधुर स्मृति, उसके सामने भारत की आशा जगमगा रही थी। अरब सागर के शीतल मंद मंद हवा बड़े आंखों में झोंके झुला रहे थे, यानी कि कितना आनंदित जगह था वहां पर। उसको देखा कि अरब सागर में घूमने पर वहां पर हल्की हल्की हवा, मंद मंद हवा जो बड़े ठंडी ठंडी और आंखें उन्हें झुला रही। इस प्रकार विलियम ने कोलकाता पहुंचने के बाद पूर्वी देश में इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार कार्य किए। जब इतना अच्छा लगा तो इसे फिर भी यह सोचकर निराश होना नहीं होना चाहिए कि गंगा और सिंध की मैदाने में अब इनकी खोज के लिए कुछ शेष नहीं है। और यहाँ पे जो गंगा नदी और सिंध नदी है, इसके मैदानों में उनकी खोज के लिए कुछ भी शेष नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे प्रकृति और अवशेष में बचे हुए हैं और जो खनिज पदार्थ है सब मिलते रहते हैं। तो इन सब के बारे में है, तो विलियम जोन्स के बारे में भी है और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जो बताया कि वेदांतियों के वेदांती कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इसमें पाठ में छूटा हुआ है। चलिए इसमें कर लेते हैं। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? इनकी पूछा जा रहा है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो तब देख लिए थे कि ठंडा के दिन 6 दिसंबर, और वो भी कब? 1823 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 में। लेखक के माता पिता का नाम क्या है? वहां तो लिखा हो रहा है कि मैक्स मुलर के माता पिता का नाम क्या है। तो याद रखिएगा विल्हेम और एडहेल्ड मुलर है। तो बहुत कम पूछे जाने वाला है, ध्यान से। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न है भारत से हम क्या सीखे लेखक का नाम क्या है? भारत से हम क्या सीखेंगे, लेखक का नाम बताना है। तो ऑप्शन ए है फ्रेडरिक मैक्स मुलर, इनके लेखक का नाम है। आगे चौथा नंबर, मैक्स मुलर ने किस विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया था? तो लीपजिंग विश्वविद्यालय में वहां पढ़े थे और 18 वर्ष की उम्र में कर लिए थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। हितोपदेश का जर्मन अनुवाद किसने किया था? तो हितोपदेश अपना भारत के संस्कृत, उसको जर्मनी में बदलने वाले व्यक्ति का नाम था फ्रेडरिक मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने इनको अनुवाद किया था। छठा नंबर है, मेघदूत महाकाव्य का जर्मन अनुवाद किसने किया था? तो जो मेघदूत के जो लेखक कालिदास है, इसको मेघदूत का जर्मनी में बदलने वाले व्यक्ति का भी नाम है मैक्स मुलर। तो सबका तो आंसर मैक्स मुलर ही होते जाएगा। लेखक ने भारत की सभ्यता के बारे में क्या कहा है? तो बोले है कि भारत एक विलक्षण देश है, इतना शानदार देश है। भारत में विदेशी सिक्कों का भंडार किसने देखा था? तो वारेन हेस्टिंग ने देखा था कि जब खुदाई तो बहुत सारा यहाँ का गवर्नर जनरल था, तो बहुत सारे मिलते जा रहे थे। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किसके लिए वांछनीय है?
तो यूरोपियन लोगों के लिए कि कई लोगों की यहाँ की दृष्टि वंच्यता है तो देख नहीं पा रहे हैं। मैक्स मुलर के अनुसार संस्कृत की पहली विशेषता क्या है, तो ये बहुत पुरानी है। तो संस्कृत ये सब जानते हैं कि भारत की सभ्यता है और संस्कृति बहुत पुरानी, उसमें से संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है, यही है। अगला है लेखक ने किस दुर्घटना का हवाला दिया, यानी कौन सा क्या दुर्घटना हो गया था, तो वारेन हेस्टिंग के साथ जो हुआ था कि उसके सिक्कों को गला दिया जाना, यही उनके दुर्घटना का हवाला था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। वारेन हेस्टिंग को सिक्कों की नष्ट होने पर कैसा महसूस हुआ था, तो वो बहुत दुखी हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी उसे दुख हुआ था। अगला है 13 नंबर, भारत से हम क्या सीखे किसके भाषण का अंश है, यानी कि जो भारत से हम क्या सीखे भाषण है किसका है, तो वारेन हेस्टिंग मैक्स मुलर का भाषण है, तो मैक्स मुलर आंसर हो जाएगा। अगला मैक्स मुलर ने संस्कृत और लैटिन की समानता पर क्या कहा है, कहा कि जो संस्कृत है लैटिन दोनों एक दूसरे में संबंध है, दोनों का उद्भव स्थान एक ही है, तो ये भाषा एक ही उद्गम स्थली की है, तो ये बताए हैं। अब भारत में प्राचीन इतिहास के क्या परिणाम है कि प्राचीन भारत इतना प्राचीन उसके क्या इतिहास है, तो प्राकृतिक सुंदरता, सिक्कों का भंडार, विदेशी शासकों के सिक्के, तो विदेशी शासक आए हुए सिक्के दिए, सिक्कों का भंडार यहाँ बहुत सारा मिला है, प्राकृतिक सुंदरता, तो ऑप्शन नंबर बी डी सब हो जाएगा, यहाँ पर सभी है उपयुक्त सभी। अगला है लेखक ने भारत को क्या विशेष माना है कि यहाँ की धार्मिक विकास का अच्छा परिचय मिलता है कि धर्म का विकास बहुत ज्यादा हुआ है, तो उस तरह से भारत की कौन कौन सी विशेषताएं लेखक ने बताई है, तो यहाँ पर ही प्राकृतिक सुंदरता, प्राकृतिक संपन्नता और ऐतिहासिक महत्व के बारे में बताए हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। भारतीय वाङ्मय और संस्कृत को किसने स्वीकार किया है, तो ये विदेशी लोगों ने यहाँ के बारे में स्वीकार किया है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो गया। भारत की कौन सी बातें मैक्स मुलर ने विशेष रूप से उल्लेख किया, तब भारत के किस चीज के बारे में है, तो सबसे शुरू में बार बार पढ़े थे कि यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बहुत बात किया गया है, तो ये हो गया। अगला है भारत से हम क्या सीखे पाठ का उद्देश्य क्या है, तो यह भारत की सभ्यताओं का महत्व समझाना चाहती है और प्राचीनता को दिखाना चाहती है, इसका वर्णन मिलता है। भारत में दार्शनिकों ने भारत के महत्व को किस तरह स्वीकार किया है, तो धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से। अगला है भारतीय साहित्य में क्या पाया जाता है, तो समग्र मानवता का विकास का ज्ञान पाया जाता है। अगला देखिए भारत की कौन सी विशेषता लेखक ने सबसे महत्वपूर्ण मानी है, तो इसकी प्राकृतिक सुंदरता बहुत महत्वपूर्ण पाई है। लेखक के अनुसार भारत में अतीत और भविष्य को कैसे जोड़ा जाता है, तो ये मानवीय जीवन के प्राचीनतम ज्ञान के माध्यम से जोड़ा जाता है। मैक्स मुलर ने भारतीय भाषा के बारे में क्या कहा है कि यह अत्यंत प्राचीन है, क्योंकि यहाँ की जो संस्कृत है बहुत पुरानी है। इस तरह से भारतीय सभ्यता की प्राचीनता को किसने स्वीकार किया है, तो केवल यूरोपियन लोगों ने ही इसकी प्राचीनता की कितना पुराना है इसको स्वीकार किया है, माना है। भारत में क्या विशेष रूप से देखा जाता है, तो प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहर, इतना पुराना ऐतिहासिक धरोहर यहाँ देखा जाता है। भारत के कौन से ऐतिहासिक सिक्के वारेन हेस्टिंग ने पाए थे, तो उसको सोना का सिक्का मिला था यहाँ पर ही, ये है सोना का, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला है लेखक ने किस विषय में भारत की प्रासंगिकता के बारे में बताया है, तो प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताया है, इस तरह से हो गया। भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध किस समय प्रमाणित होते हैं, तो सोलेमन के समय में प्रमाणित होते हैं। अगला देख लीजिए लेखक ने भारत के प्राचीन इतिहास के किस प्रकार प्रस्तुत किया है, तो प्राकृतिक सौंदर्य ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से इसको प्रस्तुत किया है। भारत की विशेषता लेखक ने आमतौर पर किससे उल्लेखित किया है, तो प्राकृतिक सुंदरता से, क्योंकि बार बार जो प्राकृतिक सुंदरता विशेषताओं में वाङ्मय और संस्कृत के सभी विदेशों के दृष्टिकोण से स्वीकार होते हैं, तो उपयुक्त सभी धार्मिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से यहाँ पर प्रचलित है। भारत की कौन सी बातें विश्व को आलोकित करती है, तब भारत के आडंबर संस्कृति से। लेखक ने भारतीय भाषाओं के बारे में क्या कहा है, तो कहे हैं कि वे सभी एक ही उद्गम स्थली के हैं, यानी कि एक जगह का उद्गम है। भारत में साहित्य और संस्कृति का क्या महत्व रहा है,
तब व्यापक और बहुआयामी महत्व की बहुत हुआ है और बहुत ज्यादा महत्व मिला है। लेखक ने भारतीय सभ्यता की प्राचीनता को किस प्रकार प्रस्तुत किया है? तब व्यापक और बहुआयामी महत्व से। भारत के किस तत्व को मैक्स मुलर ने विशेष रूप से मान्यता दी है? तो प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक धरोहर को बहुत महत्व दिए हैं। वारेन हेस्टिंग की कौन सी दुर्घटना लेखक को उल्लेखित करती है? तब मुद्राओं को गला देना, इस पर चर्चा हुआ है। भारत के साथ व्यापारिक संबंधों में प्राचीन प्रमाण क्या है? तो ऐतिहासिक और व्यापारिक परिणाम है कि यहाँ व्यापारिक है, ऐतिहासिक से मिलता है। भारत में दार्शनिकों ने किस बात को स्वीकारा है कि यहाँ पर केवल भारत की महत्वता है? इस तरह से मैक्स मुलर ने संस्कृत और अन्य भाषाओं की समानता को कैसे प्रस्तुत किया है? तो ये भाषा एक ही उद्गम है, एक ही जगह की स्थली से उद्गम है। इस तरह से भारत की कौन सी विशेषता लेखक ने सबसे अधिक महत्व दिया है? प्राकृतिक सौंदर्य। कितना बार प्राकृतिक सौंदर्य आ गया तो समझ गए होंगे। इस तरह से क्वेश्चन घुमा कर दिया जाए तो ध्यान। भारत का कौन सा पहलू सच्चे भारत के दर्शन के लिए महत्वपूर्ण है? तो केवल गांव, यहाँ पर सिर्फ गांव में हो सकता है। तो भारत का कौन सा पहलू सच्चे भारत के दर्शन को महत्वपूर्ण है? तो इस तरह से देखिए, यही सब क्वेश्चन को वहां अलग पलग करके गुटा कर तो इस तरह हम यहाँ पलट पलट कर रखे हैं कि बार बार पूछे जाने कि सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है? तो गांव में। तो अगर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो यही सब क्वेश्चन होता है। भारतीय वाडम्बर्य में किस बात का लेखक की मान्यता दी गई है? तो शब्द निर्माण की यहाँ पर ज्यादा जोर दिया गया था, शब्द निर्माण हुआ था। तो इस तरह से हम जल्दी जल्दी में पूरा खत्म कर दिए हैं। ध्यान दे लीजिएगा, पूरा आपको इसमें मिल चुका है कि मैक्स मुलर जी है, भाषण दे रहे हैं। गोधली पाठ के तीसरा चैप्टर है मैक्स मुलर का भारत से हम क्या सीखे, जो एक भाषण दे रहे हैं। तो विदा की इनका जन्म 6 दिसंबर 1883 के जर्मनी के डेसाउ नगर में। ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है, बहुत कम लिए, जो इंपॉर्टेंट था उसको लिएगा, जो बार बार के इससे रिपीट हुआ है। और मृत्यु इनके 4 वर्ष में ये लिपजिंग विश्वविद्यालय में 18 वर्ष की उम्र में किए थे और संस्कृत की पढ़ाई किए थे। इसीलिए इनको स्वामी विवेकानंद जी जो है, इनको कहे कि वेदांतियों के वेदांती कहे हैं। ये वाला क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। कांट और केन इनके पुस्तक है हितोपदेश का, जर्मन में अनुवाद किए हैं। मेघदूत का अनुवाद किए हैं और पाठ परिचय में भवानी शंकर जी इनको बदले हैं। और प्रस्तुत पंक्ति में भारत की ही चर्चा की। सब कुछ क्या, सब कुछ से संपन्न भारत है। स्वर्ग है, भूमि है, चिंतन यहाँ है, वैज्ञानिकों का जन्म, शब्दों का जन्म, भाषाओं का महत्व का, सोना का जो प्राचीनता है, प्लूटो और कंट वैज्ञानिक जो दार्शनिक है वो भी भारत के बारे में बहुत वर्णन किया है। सच्चे भारत का दर्शन गांव में हो सकता है, शहर मुंबई में नहीं हो सकता है। रोमन यूनानियों की भाषा उनके में करते हुए कहे हैं। यहाँ कथा महासागर सब कुछ जो मिल रहा गया है, सब पर बात करते चले गए हैं। शासकों के सिक्कों के शासकों के चर्चा करते गए हैं। इसके यहाँ पर विद्या शास्त्र, अवंडे शास्त्र की विशेषता स्वीकार किया है। सब पर ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा सबके बात किए हैं। योग धर्म, भारतीय संस्कृति के बारे में चर्चा हुआ है। वारेन हेस्टिंग वाला बहुतदा पूछा जाता है। वारेन हेस्टिंग के बारे में जितना सब कुछ मिला था लौटा दिया, नष्ट कर दिया, अफसोस हुआ। कहाँ मिला था? तब बनारस में मिला था। कितना 172 सोने का सिक्का और से भरा हुआ घड़ा मिला था। तो इस तरह से पूरा ध्यान रखिएगा। उसके मीडिया मंडल ने नहीं समझा, हटा दिया। उस तरह से ऐतिहासिक घटना को दर्शाता है और ये एक प्राकृतिक दुर्भाग्य घटता है, सौंदर्यपूर्ण है। तो ध्यान से इस तरह से आप पूरा कंप्लीट कर लिए हैं और जितने ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण थे तो इस तरह से हम कर लिए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। क्लास को एंड किया जाता है, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा।